हेमंत कुमार। देश दुनिया में क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आज प्रदेश में क्या कुछ घटा उस महत्वपूर्ण खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले शुरुआत आज दिल्ली की खबर से, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने अब गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है कि ईडी ने गुरुवार को दूसरी बार दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की। ईडी ने इससे पहले मंगलवार को भी जेल में जाकर सिसोदिया से सवाल जवाब किए थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की अदालत ने सोमवार को उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई भी होनी है, लेकिन अब सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी ने अब सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। करीब 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक सिसोदिया से पूछताछ की गई है। तो वहीं संसद में महिला आरक्षण बिल की मांग पर बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता ने जंतर मंतर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना बुलाया है और ऐसे में 10 मार्च को जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा। दरअसल कांग्रेस के अलावा लगभग सभी 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि केसीआर की बेटी कविता और बीआरएस नेता कविता के वुमेन रिजर्वेशन बिल की मांग में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसमें एनसीपीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एसपी, सीपीआई और सीपीआईएम भी, और इसी के साथ साथ एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, जेएमएम और आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ साथ 29 राज्यों से महिलाओं के संगठन शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के में शराब नीति मामले में 11 मार्च को कविता से पूछताछ भी करेगा और उससे पहले ये पूछताछ 9 मार्च को यानी कि आज होनी थी, लेकिन कविता ने ईडी से वक्त मांगा था। अब आखिरकार कविता की ओर से ये प्रदर्शन का कॉल किया गया है। जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना इस मामले में दिया जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार भारत विरोधी अपनी नीति के चलते स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दरअसल टेक्स्ट बुक्स के जरिए भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, जहर भरा भी है और नई पीढ़ी में जहर भरने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान वैसे कंगाल हो गया, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की पुस्तकों में महात्मा गांधी को एक नकारात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। यही नहीं, इस दौरान भारत के मुस्लिम और मुस्लिम राष्ट्रवाद पर भी जोर दिया गया है। मुसलमानों को हिंदुओं पर भरोसा नहीं जैसे संदर्भ पुस्तकों में दिए गए हैं। पुस्तकों में 1867 के हिंदी उर्दू विवाद का भी हवाला है और इसमें यह लिखा गया है कि हिंदू उर्दू को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से दंगे भड़क गए। पाकिस्तान अंदर से इतना जर्जर हो गया है, इतना कंगाल हो गया है कि उसके पास कुछ बचा नहीं है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो इस तरह के जहर भी लगातार उगलता रहा है और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की यह हालत हो गई है। तो कंगाल पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी आखिरकार अब टूट गई है। बेल आउट पैकेज की आस लगाए बैठे पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक बड़ा झटका दिया है। कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने एक ऐसी शर्त रख दी है कि पाकिस्तान तो अब सोच में पड़ गया है कि आखिरकार उसके गर्दिश के सितारे और ज्यादा खराब होने वाले हैं। लेकिन वो कैसे हो रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। आईएमएफ की मोहर, बिकने वाला है पाकिस्तान। ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। खो दी जनता की कब्ज, फिर भी ना मिला कर्ज। कंगाली में आईएमएफ ने किया पाकिस्तान से खेला। वहीं कंगाल पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बेल आउट पैकेज की आस लगाए बैठे पाकिस्तान को आईएमएफ ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने ऐसी शर्त रख दी जिसे पाकिस्तान चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता, जिसका सीधा मतलब यह है कि आईएमएफ से पाकिस्तान को अब अठन्नी की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आईएमएफ ने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करने के बारे में पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। आईएमएफ ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। एक्सपोर्ट ज्यादा होना इसे पॉजिटिव बनाता है।
जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, और अगर इम्पोर्ट ज्यादा हो तो ये नेगेटिव हो जाता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त लगभग खाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का इम्पोर्ट तो बहुत ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट की काफी कमी है। और IMF ने कह दिया है कि उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक करने के बाद ही बेल आउट पैकेज दिया जाएगा। अब कुछ हफ्तों या महीनों में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इतने बड़े बदलाव को लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। ऊपर से पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि अगर 30 जून से पहले उसे IMF से बेल आउट पैकेज की किस्त नहीं मिली तो ये पैकेज ही खत्म मान लिया जाएगा। मतलब उसके बाद बेल आउट पैकेज भी खत्म और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म। जिस पैकेज के लिए पाकिस्तान IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है वो कुल 650 करोड़ डॉलर का है। पैकेज की जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी है वो केवल 110 करोड़ डॉलर की है। खबर है कि पाकिस्तान की सरकार ने तो IMF की इस नई शर्त पर शोर मचाना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि पहले IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान भी इस शर्त का मतलब अच्छी तरह समझता है। अगर IMF अपनी इस शर्त पर टिका रहा तो IMF के दरवाजे तो पाकिस्तान के लिए पूरी तरह बंद हो जाएंगे, वो भी ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है और उसे इस पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार तो IMF के साथ नए सिरे से बातचीत करने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तान की कोशिश IMF को ये भरोसा दिलाने की है कि उसकी सारी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, लेकिन उससे पहले ही IMF ने सबसे बड़ी और कड़ी शर्त लगाकर उसके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि पाकिस्तान के सामने एक ही विकल्प है कि उसका कोई दोस्त उसके लिए खजाने का दरवाजा खोल दे, लेकिन ना तो मुस्लिम देशों के मसीहा मुल्क उसका साथ दे रहे हैं और ना ही चीन उसकी कोई मदद कर रहा है। मतलब साफ है कि इस बार पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बैन के बावजूद रैली करने पर इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने एक्शन लिया है, जिसमें इमरान खान ने एक कार्यकर्ता की मौत का दावा किया। वहां पर उनकी पार्टी PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाली थी। कैसे देखिए रिपोर्ट में। इमरान खान की रैली में हंगामा, पुलिस से भिड़े इमरान के समर्थक, भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। भुखमरी के बीच पाकिस्तान में सियासी लड़ाई और तकरार बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज इमरान को निशाने पर ले रहे हैं तो इमरान खान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार को पूर्वी शहर लाहौर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में पहुंचे समर्थकों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस छोड़ी। पुलिस का दावा है कि रैलियां करने पर सरकारी प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में 2 दर्जन समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। रोक के बावजूद रैली कर रहे इमरान समर्थकों का जोश इतना हाई था कि पुलिस के सारे इंतजाम धरे रह गए। इमरान के समर्थक बेकाबू हुए तो पुलिस को अपनी गाड़ी लेकर रिवर्स गियर में भागना पड़ा। यानी पुलिस के पास इतना भी वक्त नहीं बचा कि गाड़ी को मोड़ सके। नतीजा, पुलिस को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इससे पहले लाहौर पुलिस ने PTI के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। इसके साथ ही रैली निकालने जा रहे लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई। PTI ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पानी में तेजाब डालकर उन पर फेंका, जिससे कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए। एक पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में एक कायम मुकाम हुकूमत के दौर में मार्शल लॉ से भी बदतरीन दौर लाहौर की सड़कों ने देखा। हमारे कई 100 कारकुन गिरफ्तार हैं। हमारे कारकुनों पर केमिकल और तेजाब वाला पानी छिड़का गया। शेल्स, एक्सपायर्ड शेल्स, आंसू गैस के निशाने लेके मारे गए। इसके बाद भी जब PTI के कई कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। PTI कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और रैली में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
क्योंकि लाहौर प्रशासन ने पीटीआई को इस रैली की इजाजत नहीं दी थी। इस रैली से पहले ही वहां के प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी और साथ ही पूरे शहर में अगले 7 दिनों तक रैली न निकालने का आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई तो अपनी गाड़ी लेकर ही इस रैली में शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस का गुस्सा उन गाड़ियों पर भी फूट पड़ा। फिर तो कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। उनमें बैठे लोग किसी तरह बाहर निकालकर वहां से भागे। पुलिस के इस एक्शन से पूरा शहर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस रैली में शामिल होने वाले थे। तो अब बात कश्मीर की, जहां पर ईडी ने 9 जगहों पर एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट के मामले में छापेमारी की है। पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीटों का आवंटन किया गया था और इस सिलसिले में श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। काजी यासिर और मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट के घर पर भी छापे मारे गए हैं। इस घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज किया गया था, जिनमें मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट, पट्टन की फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट्ट जो कि फिलहाल पाकिस्तान में रहते हैं, काजी यासिर और इसके साथ ही सुलकूट कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, शंगास अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख और सुलकूट के ही मंजूर अहमद शाह जो फिलहाल पाकिस्तान में है, और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारतीय नौसेना ने आज आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इसके साथ ही उन्हें आईएनएस विक्रांत के कॉकपिट में भी उनको बिठाया गया। अल्बनीज ने इसके बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नवनियुक्त भारतीय डिजाइन और भारत में निर्मित आईएनएस विक्रांत पर आज यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरी यात्रा भारत प्रशांत और उससे आगे ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के केंद्र में भारत को रखने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र है। तो वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज गुरुवार को अपनी पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गोल्डन हवेली का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मौजूद रहे। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे वक्त में जब G20 का आयोजन हो रहा है, उसमें हवेली का संरक्षण सराहनीय कदम है, क्योंकि चांदनी चौक में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आएंगे। मैंने दूसरों से भी सुना है कि मेरे और वाकफ हैं जो जिनको यहाँ आने का अवसर मिला था। मैंने उनसे सुना था कि माने बहुत ही सुंदर हवेली है, कभी न कभी आपको समय निकाल के आना चाहिए। तो आज एक पता नहीं कहीं बीच में प्रोग्राम में कहीं कुछ समय मिल गया और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा किया मैंने कि एक तो आपने मुझे उस दूसरे हवेली का उद्घाटन करने का मौका भी दिया और यहाँ भी आप सबके साथ ये सुंदर हवेली को देखने का ये अवसर है। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में जोरदार एंट्री लेते हुए 50 साल पुराने ब्रांड कैंपा कोला को फिर से खड़ा किया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने कैंपा को 3 नए फ्लेवर्स में लॉन्च करने की घोषणा की है। ग्रेट इंडियन टेस्ट के साथ ही कैंपा कोला लेमन और ऑरेंज फ्लेवर गर्मियों में अपने स्वाद का जादू बिखेरेंगे। इस ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे रिलायंस का मकसद उन भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देना है जिनका अपने अलग स्वाद और फ्लेवर की वजह से लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला 200 ml और 500 ml और 600 ml के साथ ही 1000 ml और 2000 ml के पैक में भी उपलब्ध होगा। रिलायंस कैंपा कोला के लॉन्च के साथ ही किफायती दाम में उपभोक्ताओं तक उच्च क्वालिटी के उत्पाद पहुंचाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। तो अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उनका शव पहले गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में था, वहां से उनके शव को दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई
ले जाया जाएगा। बात 2005 की है। 2 साल पहले सतीश कौशिक ने बतौर डायरेक्टर तब तक की अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्म तेरे नाम बनाई थी। किस्म के हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे। हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फिल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। शब्द नहीं हमारे पास उसके फैमिली के लिए या हमारी नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है सतीश जी का। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हो गया और सतीश कौशिक के निधन से फिल्म नगरी में भी शोक की लहर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्ती सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बेहद दुखी हूं। वे रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत दिल जीत लिया। उनका काम दर्शकों का मनोरंजन करता रहेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि अभिनेता, निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनके शानदार अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम में इस बार होली की धूम देखी गई। जहां बागेश्वर धाम के प्रमुख ने भक्तों के साथ जमकर होली खेली, तो वहीं होली के रंग में बागेश्वर धाम के प्रमुख सराबोर नजर आए। बागेश्वर धाम में दूर दराज से भक्त पहुंचे थे और भक्ति गीतों पर जमकर नृत्य करते हुए लोग देखे गए। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने होली के उत्सव में लोगों से नाचने की अपील भी की और कहा कि होली पर जो ठुमका न लगाए वो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में होंगे। तो खूब जमकर हंसी उल्लास भी चला। अगर इस होली में काऊ ने ठुमका न लगाओ तो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में। अगर इस होली में काऊ ने ठुमका न लगाओ तो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो चला प्राइम 25 खबरों का। तो चलिए एक नजर डालते हैं प्राइम 25 खबरों पर।